ये नाइट एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है और अपने आप को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और ये जगह कौन सी है। तभी वो जोर से चिल्लाता है, अबे ओए मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए ये देखता है कि उसने एक आर्मर पहना हुआ है और ये एक ऐसा आर्मर है जिसे फायर और लाइट से कुछ भी नहीं होता और ये एक होली आर्मर है, यानी कि आर्मर ऑफ बिलेनस। यहाँ तक कि इस बंदे के पास एक शील्ड भी होती है जिसे कहा जाता है दी होली शील्ड ऑफ ट्यूटेटस। और बिना स्वॉर्ड के एक नाइट काफी अधूरा है, तो इसके पास एक स्वॉर्ड भी है जो एक थंडर स्वॉर्ड है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद उसे ये बात याद आती है कि ये तो उसकी गेम का कैरेक्टर है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है आर्क और वो ये सोचता है कि वो तो एक गेम खेल रहा था और अचानक से ही उसकी आंख लग गई और वो इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। आर्क को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ एक सपना है और वो इस सपने से काफी जल्दी उड़ भी जाएगा, लेकिन उसके लिए ये सारी फीलिंग्स काफी रियल होती हैं, जैसे कि वो सच में यहाँ पर हो। अब ये चेक करने के लिए वो अपनी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि V1 स्लैश, जिससे कि सामने वाले सारे के सारे पेड़ एक ही झटके में कट जाते हैं। ये देखकर आर्क खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो फायर मैजिक का भी इस्तेमाल करता है और ये सारा कुछ उसे काफी अनरियल लग रहा होता है। क्या मैं सच में इस गेम में आ चुका हूँ? जिसके बाद वो याद करता है कि वो इस गेम में एक नाइट के तौर पर रजिस्टर हुआ था और उसकी सब जॉब थी एक प्रीस्ट की, और ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही होती है क्योंकि वो काफी सारे मैजिक को इजीली यूज कर पा रहा है। अब उसे ऐसा लगता है कि वो इन सभी की ही पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये जानने के बाद वो काफी खुश हो जाता है, मैं तो सुपर स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए इंसान को खाने की जरूरत है, तो इसे भी काफी भूख लग रही होती है। आर्क ये डिसाइड करता है कि वो एक टाउन को ढूंढने वाला है, जिसके बाद वो गेट मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक खाई से सीधा नीचे गिर जाता है। तभी उसे ये बात याद आती है कि गेट मैजिक हमें वही लेकर जाता है जहाँ हम पहले भी गए हों। और इस बंदे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन आर्क बाल बाल बच जाता है। तभी उसे एक और मैजिक के बारे में याद आता है जिसका नाम है डायमेंशन मूव, और वो इसका इस्तेमाल करते करते थोड़ी थोड़ी आगे टेलीपोर्ट हो रहा होता है, यानी कि ये मैजिक एक शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन का काम करता है, जिससे आर्क काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद ये एक नदी के पास आ जाता है और अपना हेलमेट उतारकर साइड में रख देता है, पर जैसे ये पानी में देखता है तो ये खुद को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से गोस्ट राइडर बन चुका है, यानी कि एक कंकाल। ये बंदा वही कैरेक्टर बन चुका है जो कि इसने गेम के अंदर चूज किया था। अगर मैं ऐसे ही टाउन में गया तो वो सारे लोग मुझे मार मार कर मेरी गुद्दी लाल कर देंगे, तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो ये दोबारा से अपना हेलमेट पहन लेता है और टाउन में आ जाता है। थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद इसे एक खाने की दुकान दिखती है और इसके पेट में ऑलरेडी ही चूहे दौड़ रहे हैं। ये टकला चमन जो दुकान का मालिक है वो बिना पैसों में इसको खाना नहीं देगा, तो आर्क पहले पैसों का जुगाड़ करने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब आगे जाने के बाद उसे एक लड़की की आवाज आती है और वो छुपकर सारा कुछ देख रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये लड़की एक बंदे से बातें कर रही होती है। ये लड़की ट्राई करती है कि ये बंदा उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, पर वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद ये लड़की यहाँ से जाने लगती है। ये बंदा उसको देखकर कहता है कि सच में यार एक एल्फ से बात करना काफी बड़ी सिरदर्दी है। आर्क भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये लड़की एक एल्फ है। आर्क ये सोचता है कि वो इससे जाकर बात करे और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो दोबारा से पैसे कमाने के लिए गिल्ड में आ जाता है और अंदर आने के बाद वो रिसेप्शन पर खड़े हुए इस बंदे से ये कहता है कि मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक नाइट हो और तुम्हारे पास एक काफी अच्छी नौकरी होगी। तभी आर्क ये सोचता है कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही बातें करनी चाहिए, वरना इन्हें मेरे ऊपर शक हो सकता है। जिसके बाद वो अपनी आवाज को भारी कर लेता है। मेरे आसपास काफी दिक्कतें चल रही हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर ये लाइसेंस चाहिए। अच्छा वो तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक ट्रायल देना होगा। तो बताओ तुम पहले किसे मारना चाहते हो, कोई बीस्ट, कोई मॉन्स्टर या फिर बैंडिट्स? और हाँ एक बात और, वापस आते हुए प्रूफ लेकर आना। अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो ये दोनों बंदे उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बीमार बच्चे के लिए ऐसे काम कर रहा है। आर्क ये सोचता है अबे कौन सा बीमार बच्चा। अब अगली सीन में आर्क जंगल में आकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार देता है, पर तभी यहाँ पर एक ऑर्क आ जाता है जिसको देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और इसका भी काम 25 कर देता है। इन सभी को मारने के बाद आर्क इन सभी को उठाकर गिल्ड की तरफ जा रहा होता है, पर रास्ते में वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि सोल्जर्स को जान से मार रहे हैं और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। इनके साथ कुछ लड़कियां भी होती हैं। आर्क ये सोचता है ये लोग काफी सारे हैं, अगर मैं गलती से वहाँ पर गया तो ये सारे लोग मेरी चटनी भी बना सकते हैं। पर तभी अचानक ये सारे गुंडे एक लड़की को पकड़ लेते हैं और सारे मिलकर उसके कपड़े फाड़ रहे होते हैं।
जैसी आर्क ये देखता है वो ये कहता है, अरे यार ये तो काफी गलत हो रहा है, लगता है मुझे हिम्मत जुटानी होगी। जिसके बाद वो अचानक से इनके सामने आ जाता है और एक बंदे को जान से मार देता है। ये देखकर बाकी के बैंडिट्स यहाँ से भाग जाते हैं, पर ऐसे कैसे? आर्क अपनी शॉर्ट से स्लैश करता है और ये बाकी बंदे भी मारे जाते हैं। जिसके बाद आर्क इन दोनों के पास आ जाता है और वो ये पूछता है, क्या तुम दोनों सही हो? वो ये कहती है कि वो एकदम ठीक है और साथ में अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है। ये लड़की जिसका नाम है रीटा, वो ये कहती है कि ये लोरेन है ल्यूवर्थे फैमिली से और मैं इनकी अटेंडेंट हूँ। अब रीटा उससे ये पूछती है, क्या तुम किसी लॉर्ड के लिए काम करते हो? आर्क काफी ज्यादा सोचने के बाद ये कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, अभी तुम कपड़े पहन लो। जब ये लड़कियाँ कपड़े पहन रही होती हैं, तो आर्क उन बंदों के पास जाकर उनकी बॉडी को ओम बट स्वाहा कर देता है। और भाई ये बंदा सच में काफी चालू है, क्योंकि ये बैंडिट्स का सारा सामान हड़प लेता है। इससे मेरा दाल पानी तो चली जाएगा। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे एक साथ टाउन की तरफ जा रहे होते हैं और लोरेन बार बार आर्क को ही देख रही होती है, जिससे वो काफी शर्मा जाता है और ब्लश कर रहा होता है। अब रीटा उससे ये पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम है आर्क। अब वो गिल्ड में आ जाता है और इस बंदे के सामने सारा का सारा सामान रख देता है और उससे ये कहता है कि अब मुझे लाइसेंस चाहिए। ये सारा कुछ देखकर इस बंदे की भी काफी ज्यादा फट जाती है और वो ये सोचता है कि ये इतना सारा सामान लेकर काफी जल्दी आ गया। और वो ये कहता है, मास्टर शायद से आप ये रून स्टोन निकालना भूल गए हो। लेकिन भाई आर्क को ये बात समझ नहीं आती कि ये सामने वाला बंदा क्या बकवास कर रहा है। और वो ये समझाता है कि जब भी आप किसी मॉन्स्टर को जान से मारते हो तो उसके अंदर से ये स्टोन निकलता है जो कि आपको निकाल लेना है। और हाँ, ये रहा आपका वो लाइसेंस। और अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप उस बोर्ड पर देख सकते हो। लेकिन वो आर्क से ये भी कहता है कि हमारे यहाँ पर बस छोटी मोटी ही क्वेस्ट होती हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ी क्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मर्सनरी गिल्ड ज्वाइन करना होगा। अब फिर से आर्क के पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं, तो वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। ये सारा खाना खाते हुए उसे काफी अच्छा लग रहा होता है और काफी मजा भी आ रहा होता है। इस स्टोन को देखकर वो ये कहता है कि सच में ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। अब उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो इस वर्ल्ड में आ चुका है और ये कोई गेम नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए रेडी है और उसका सामना काफी सारी फैंटेसी चीजों के साथ होने वाला है और इन सब के लिए भी वो तैयार है। यानी कि आर्क ये बात समझ चुका है कि वो एक न्यू वर्ल्ड में आ चुका है और उसे यहाँ पर कुछ भी करके सरवाइव करना है। जिसके बाद वो ये सारी बातें सोचकर जोर जोर से हंस रहा होता है। मैं कल तक का वेट नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपनी बच्ची को सुलाकर बाहर चली जाती है। ये बच्ची ये कहती है कि मेरी मॉम हर सुबह काम के लिए जाती हैं, वो भी सुबह होने से पहले ही। इस तरफ आर्क ने भी एक जॉब ले ली है कि वो हर्ब्स कलेक्ट करने वाला है, जिसके लिए वो एक विलेज में आ जाता है और किसी के घर का पता कर रहा होता है। और आर्क ने ये जॉब इसलिए ली होती है ताकि वो ज्यादा बंदों की अटेंशन को ग्रैब ना कर पाए, क्योंकि भाई ये सभी से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहता है। जिसके बाद आर्क एक घर में आ जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दरवाजे को खोलती है और वो इसे अपने सामने देखकर काफी चौंक जाती है। आर्क उससे पूछता है, क्या मार्का घर में है? ये छोटी सी बच्ची ही मार्का होती है। आर्क उससे कहता है कि मैंने ही ये क्वेस्ट ली है कि मैं तुम्हारे साथ हर्ब कलेक्ट करने के लिए जाऊंगा। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क इस बंदे से ये कहता है कि उसे एक हर्ब कलेक्टिंग की जॉब चाहिए ताकि वो सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाए। इस बंदे को भी ये बात काफी अजीब लग रही होती है, पर आर्क उससे कहता है कि हर्ब्स को कलेक्ट करना मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम ये कर सकते हो। यहाँ प्रेजेंट में आर्क मार्का के सामने खड़ा हुआ होता है और मार्का को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि एक नोबल नाइट उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। आर्क उससे कहता है कि उसे हर्ब्स को कलेक्ट करना काफी अच्छा लगता है। मार्का ये कहती है तो चलो फिर अभी चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। आर्क उससे ये पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरी मॉम घर पर आने वाली है और अगर उन्हें ये पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेंगी, क्योंकि इस सब के बारे में मैंने अपनी मॉम को नहीं बताया। पर आर्क को ये बात समझ नहीं आती कि उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा क्यों करेंगी। मार्का ये कहती है कि मेरे डैड एक हर्बलिस्ट थे जो कि हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हें बेचते हैं, लेकिन वो एक दिन मारे गए और तभी से हमारी मॉम हमारा ख्याल रखती है। और मार्का ये सारा कुछ इसीलिए कर रही होती है ताकि वो अपनी मॉम की हेल्प कर पाए। जैसी आर्क ये सारी कहानी सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जब मैं इसकी उम्र का था तो मैं सारा दिन गेम्स ही खेलता रहता था,
वैसे अब भी मैं वही कर रहा हूँ। अभी दोनों आगे जाने के बाद हब्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। मार्का ये कहती है कि इस वाले हब का नाम है कोकोरा और इसका इस्तेमाल काफी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि कर्स और स्किन डिसीज के लिए भी। अगर हम इन्हें जलाते हैं तो ये इंसेक्ट्स भगाने का भी काम करते हैं। आर्क उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी इम्प्रेस हो रहा होता है। तुम्हें तो सच में काफी नॉलेज है। हाँ, ये सारा कुछ मुझे मेरे डैड ने सिखाया है और हमें थोड़ा आगे और जाना चाहिए। रुको एक सेकंड। आर्क को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई न कोई डीमन बीस्ट है, लेकिन जैसे वो झाड़ियाँ हटाकर देखता है तो यहाँ पर एक फ्लाइंग स्क्विरल होता है जो कि आर्क को देखकर काफी गुस्सा कर रहा होता है। इसकी भैंस की टैट, चला जाए यहाँ से। इसके पैर पर चोट लगी हुई थी और जैसे आर्क इसे अपने पास बुलाने का ट्राई करता है तो ये आर्क के काट लेता है, पर वो इससे गुस्सा नहीं होता बल्कि अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके इसकी चोट को सही कर देता है, जिससे मार्का भी काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम्हें तो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करना आता है, तुम तो कमाल के हो। चलो अच्छा हुआ कि मॉन्क की स्किल्स काम आ रही हैं। जब ये फ्लाइंग स्क्विरल पूरी तरह से सही हो जाता है तो आर्क उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो यहाँ से नहीं जाता। मार्का उसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें फॉलो करना चाहता है, तो चलो इसका एक नाम रखते हैं। ओह, इसका एक नाम, तो क्या मैं इसका नाम ओगे रखूं या फिर टेम्पोरा? पर ये दोनों ही नाम काफी अजीब होते हैं, यहाँ तक कि स्क्विरल को भी ये नाम पसंद नहीं आते। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। पोंटा कैसा रहेगा? अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि विलेज वालों को ये बता रहा होता है कि उसने विलेज के अंदर एक काफी अजीब चीज देखी है और वो सभी को वार्न कर रहा होता है कि वो विलेज में ना जाएं। ये सारा हल्ला गुल्ला सुनकर सियोना भी यहाँ पर आ जाती है। ये बंदा उससे कहता है कि जंगल में हमने एक काफी अजीब चीज को देखा है और मैंने सुबह मार्का को भी जंगल में जाते हुए देखा है। ये सुनते ही सियोना काफी शॉक्ड हो जाती है, पर तुम टेंशन मत लो, उसके साथ एक रॉयल नाइट भी था। इस तरफ मार्का भी उस ट्री के सामने आ जाती है और काफी खुश होकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी आर्क चौकन्ना हो जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि मार्का के सामने एक काफी बड़ा बीस्ट होता है। पोंटा भी इसे देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये वही बीस्ट है जिसकी वजह से पोंटा को चोट लगी होती है। अगली पल ही बीस्ट मार्का पर अटैक कर देता है, पर आर्क उसे बचा लेता है। ये बीस्ट बार बार उनके ऊपर हमले कर रहा होता है, पर आर्क उसके सारे अटैक्स को बड़ी आराम से रोक लेता है, जिसके बाद ऐसे ही इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये बीस्ट कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और आर्क ये समझ जाता है कि उसने ऐसा गेम के अंदर भी देखा था। तभी ये बीस्ट अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे सारी की सारी चीजें पत्थर की बन जाती हैं। लेकिन आर्क ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल किया होता है, जिससे कि वो बच जाता है। ये देखकर इस बीस्ट को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये आर्क के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर आर्क भी उसके सारे अटैक्स को बड़े आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। अब जैसे आर्क उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इसे एक ही झटके में बीच में से चीर देता है। ये करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। अरे वाह, ये स्किल तो काफी कमाल की है और मैंने इसे हरा दिया। मार्का भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाती है। अगर गांव वालों को इसके बारे में पता लगा तो आज वो पार्टी करने वाले हैं, पर आर्क उससे मना कर देता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और मार्का इसके लिए मान जाती है। पर तभी आर्क ये नोटिस करता है कि इस बीस्ट के ऊपर एक रिंग लगी हुई है और जैसे ही वो इसे छूने वाला होता है तो ये रिंग गायब हो जाती है। तभी उसे अपने सामने एक फैंग बोर्ड दिखता है, जिसको वो पकड़कर गांव में ले जाता है, यानी कि गांव वालों के लिए एक सरप्राइज। वैसे तुम सारे इसके दांत और मैजिक स्टोन को रख सकते हो और इसकी स्किन मार्का को दे देना। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि ये सारे गांव वाले इस बोर का मीट एक साथ बांट लें। ये सारी बातें सुनने के बाद गांव वाले भी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मार्का की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि उसे देखते ही गले से लगा लेती हैं। मार्का बताती है कि मैं तो बस इन हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए गई थी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आर्क ये कहता है, हमें माफ करना कि हम आपको बिना बताए यहाँ से गए। वो उसकी मॉम से ये कहता है कि मार्का को डांटना मत, वो आपसे काफी प्यार करती है। ये सुनते ही उसकी मॉम भी काफी खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी बच्ची की देखभाल करने के लिए। तभी ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है। क्या तुम्हें जंगल में कोई बीस्ट मिला? पर आर्क इस पर मना कर देता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस सीधा गए और सीधा आ गए। फिर तो तुम काफी लकी हो। अरे हाँ, मैं लकी तो हूँ, क्यों है ना मार्का? एकदम चौकस। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्क यहाँ से जाने वाला है और जैसे वो यहाँ से जाता है तो मार्का उसको रोक लेती है। सुनो प्लीज, क्या हम दोबारा से मिलेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। फिर हमें कुछ नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और काफी मुश्किलों से इसे हरा पाते हैं। यहीं पास में हम दो बंदों को देखते हैं। एक ये कहता है हमारे 15 लोग मारे गए। फिर आगे जाने के बाद वो ये देखते हैं कि सामने एक मॉन्स्टर मरा हुआ है। ये बंदा ये कहता है कि इस मॉन्स्टर को एक ही इंसान ने मारा है, वो भी सिर्फ एक ही स्लैश से। जिसको सुनते ही ये बंदा भी काफी शॉक्ड हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक ही स्लैश में? इस तरफ आर्क
पोंटा से बातें कर रहा होता है और उसे ये बताता है कि आज हमने अपने मिशन को पूरा कर दिया, लेकिन कल से हम और भी ज्यादा चैलेंजिंग मिशंस को पूरा करने वाले हैं। साथ में मुझे अपनी पहचान को भी छुपा कर रखना है, जो कि मेरे लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है। फिर हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है जो काफी परेशानी में है। वो ये कहती है कि ह्यूमंस के साथ जो एग्रीमेंट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मुझे स्ट्रांग बनना होगा। जैसी वो आगे जाती है तो उसे आर्क मिल जाता है, जिसको देखकर वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। आर्क भी इस केव के अंदर एक मिशन को पूरा करने के लिए आता है और इन सारे के सारे बंदों को मारकर वो अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर उसे काफी सारा सोना भी दिखता है, जिसको देखकर वो ये कहता है आज तो मेरी लॉटरी लग चुकी है। साइड में उसे 2 केजेस भी दिखते हैं। चलो एक काम करते हैं, जो भी हमारे काम का है उसे लेकर यहाँ से निकलते हैं। फिर हमें एक कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदा सामने वाले बंदे से ये कहता है, जो कि डिएंटो का लॉर्ड है, ल्यूवर्ते फैमिली की लोरेन को मारने का हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, हम उसमें फेल हो चुके हैं। पर तुमने तो ऐसा कहा था कि वो काम काफी स्किल्ड लोग करने वाले हैं, तो उन सभी का क्या हुआ? यहाँ तक कि इन्होंने उसे मारने के लिए बीस्ट को भी भेजा होता है, लेकिन वो भी मारे गए हैं। अब ऐसी सारे बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी चालाकी से ये सारा कुछ संभाल सकते हैं। ये बंदा कहता है वैसे मेरा नालायक बेटा कहाँ पर है, वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जैसी आर्क यहाँ से जा रहा होता है तो ये एल्फ उसके ऊपर अटैक कर देती है। आर्क उसे देखकर ही कहता है कि ये तो सच में काफी फास्ट है, लेकिन जैसे वो इसका चेहरा देखता है वो ये समझ जाता है कि ये वही एल्फ है। तुमने जो बच्चे किडनैप किए हैं वो सारे बच्चे हमें लौटा दो। अबे ओए कौन से बच्चे और किसने किडनैप किए? आर्क उसे समझाने का ट्राई करता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर वो इसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। मैं जानती हूँ कि तुम एक बैंडिट हो। अबे ओए ये कब हुआ? मैं कोई बैंडिट नहीं हूँ और ना कोई बैंडेज। लेकिन तभी अचानक से पोंटा बाहर आ जाता है, जिसको देखकर ये एल्फ रुक जाती है। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आर्क को ऐसा लग रहा था कि ये बस एक नॉर्मल सा पेट है, लेकिन ये एल्फ बताती है कि ये एक स्पिरिट बीस्ट है जिसे कॉटन टेल फॉक्स कहा जाता है। ये बात सुनते ही आर्क भी शॉक्ड हो जाता है। वो ये कहता है कि जब से मैंने इसकी हेल्प की है तभी से ये मेरे साथ है। और इस स्पिरिट फॉक्स को आर्क के साथ देखकर वो भी ये मान जाती है कि आर्क झूठ नहीं बोल रहा है। अब आर्क उसे ये बताता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि वो बैंडिट्स को मार सके। और वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने ये सुना था कि यहाँ पर कुछ बैंडिट्स हैं जिन्होंने एल्फ्स को बंदी बनाया हुआ है, तो बस उन्हें छुड़वाने के लिए। जैसे ही इन दोनों की ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो जाती है तो ये एल्फ यहाँ से जा रही होती है, पर आर्क उसे कहता है कि अंदर कोई भी एल्फ नहीं है। अब आर्क उसे ये पूछता है कि वो सारे बैंडिट्स एल्फ्स के साथ क्या करना चाहते थे। वो ये बताती है कि एल्फ एज अ स्लेव काफी महंगी बिकती है, और ये मत कहना कि तुम ये बात नहीं जानते। अरे ओए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसी वो यहाँ से जा रही होती है तो आर्क उसे दोबारा से रोक लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। लो भाई, इस एल्फ ने उसके मुंह पर ही बेइज्जती कर दी है। जिसके बाद वो घर पर आ जाता है और पोंटा से बातें कर रहा होता है। मैंने तो उसका नाम भी पता नहीं किया, तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करते हुए एल्फ के फॉरेस्ट में आ जाता है। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर कुछ छपरियों ने कुछ एल्फ्स को पकड़ा हुआ है, और ये बंदा एक एल्फ के पास आकर उसे ये कहता है कि तुम मेरे सामने भीख मांगो, चलो चलो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने दोस्तों को बचा पाओगी। और वो इसके पैर पर शॉट भी मार देता है। अरे ओए तुम जानते हो ना कि ये हमारे लिए काफी कीमती है, मेरे सामने बकवास मत करो, तुम मेरे डैड के गुलाम हो, तो मेरी बात मानो। आर्क भी दूर से बैठा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। वो ये सोचता है कि उस एल्फ ने मुझसे कहा था कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, पर मैं इस सारी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर तभी वो एल्फ यहाँ पर आ जाती है और इन सभी को मारना शुरू कर देती है। ये बंदा इस छपरी से ये कहता है, जिसका नाम है ओडोलन, ये वाली एल्फ तो काफी रेयर है। अरे हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे ये टकला चमन उसे छूने का ट्राई करता है तो ये उसके हाथ को काट देती है और साथ में बाकी सभी को भी मारना शुरू कर देती है। ओडोलन और उसके साथी की ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा फट जाती है। अबे ओए ये एल्फ कौन है? यहाँ पर इस एल्फ ने आधे से ज्यादा बंदों को मौत की घाट उतार दिया होता है। आर्क भी इसे देखकर ये कहता है कि सच में ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। पर तभी छपरी इन बच्चों के ऊपर शॉट तान देता है और ये सारे गुंडे इस एल्फ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसको देखकर इसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और इसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। लेकिन तभी आर्क इस छपरी के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। जिसके बाद
बाद वो इन सारे छपरियों को जान से मार देती है और यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ होता है जिसे वो खोलने का ट्राई करती है, पर आर्क उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वेट, नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड नहीं है। पर आर्क इस ताले को एक ही झटके में तोड़ देता है और सारे बच्चे उसे देखकर काफी डर जाते हैं। अरे ओए, ये कौन है? पर तभी अचानक ये एल्फ नोटिस करती है कि इन सारे बच्चों के गले में एक कॉलर है जो कि एक माना ईटर कॉलर है। आर्क ये पूछता है कि ये क्या चीज है। वो ये बताती है कि ये हमारी माना को सील कर देता है जिससे हम अपनी स्पेशल पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते। पर ये एल्फ इन माना कॉलर्स को बाहर नहीं निकाल सकती। तभी आर्क सामने आता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन कॉलर्स को गायब कर देता है और साथ में इन सभी की चोटों को भी हील कर देता है, वो भी अपने हीलिंग मैजिक से। ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है कि आर्क इतने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और अब ये सारे बच्चे उसी के पास लग रहे होते हैं और फिर वो एक बर्ड को बुलाती है और उसे एक मैसेज देकर यहाँ से उड़ा देती है। आर्क ये पूछता है कि वो क्या चीज थी। वो एक तरह का विस्परिंग फॉल है जो हमारी बातें दूसरों तक पहुँचाता है। लगता है ये लड़की 7वीं फेल है क्योंकि इतने हाईटेक जमाने में ये बर्ड का इस्तेमाल कर रही है। हैं? क्या बोली? अरे कुछ भी नहीं। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और इन बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। जब ये बच्चे यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जाते वक्त आर्क को थैंक यू करते हैं और बाय करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये एल्फ आर्क से पूछती है कि तुमने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया जो एक लेजेंडरी लेवल का मैजिक है और साथ में हीलिंग मैजिक भी, तो तुम आखिर कौन हो? अरे मैं तो एक सिंपल सा बंदा हूँ और मेरा नाम है आर्क और मैं एक मर्सनरी हूँ और ये है पोंटा मेरा साथी। जिसके बाद ये एल्फ भी अपना नाम बताती है और इसका नाम है एरियाना और ये आर्क को थैंक यू कर रही होती है क्योंकि उसने सारे एल्फ की जान बचाई है। तभी ये विस्परिंग फॉल भी यहाँ पर दोबारा से आ जाता है और उसने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है कि वो लोग कहाँ पर हैं। एरियाना ये डिसाइड करती है कि इसके लिए उन्हें डिएंटो जाना होगा। अब वो आर्क से ये पूछती है कि तुम भी तो एक मर्सनरी हो, क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ? आर्क भी इसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है कि ये लड़की उससे क्या बातें कर रही है। एरियाना उससे कहती है क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और आर्क भी इसके लिए मान जाता है। वो ये कहता है क्या तुम्हारे साथी इसके लिए नाराज नहीं होंगे? एरियाना उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर सारे बच्चों की जान बचाई है और साथ में मेरे ट्रस्ट को भी जीता है तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकती हूँ। जिसके बाद आर्क भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। आर्क अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके एरियाना को लीडल रिवर के पास ले आता है। एरियाना इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है कि आर्क ने बिना कुछ बोले टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया। ये दोनों अब डिएंटो में आ जाते हैं जहाँ पर एरियाना को एक बंदे से मिलना है जो कि उसका ही एक साथी है और एक एल्फ है जिसका नाम है डैनका। अगर ये लड़की इतनी खूबसूरत है तो वो इंसान कैसा होगा? तभी डैनका भी यहाँ पर आ जाता है। आर्क भी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एरियाना इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और ये कहती है कि इसका नाम है आर्क और ये भी अब से हमारी हेल्प करेगा। जिसके बाद ये सारे खाने के लिए आ जाते हैं लेकिन आर्क अपना हेलमेट नहीं उतारता क्योंकि अंदर से वो एक स्केलेटन है। एरियाना उससे कहती है कि ये भी मेरी तरह ही एक एल्फ वॉरियर है जिसका नाम है डैनका और ये है आर्क। वैसे तुम दोनों के ही नाम में मैपल आता है, क्या तुम दोनों सिबलिंग्स हो? लेकिन एरियाना इस चीज के लिए मना कर देती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ही सेम सिटी मैपल के सिटीजन्स हैं। डैनका भी ये जानने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये इंसान टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और इसके पास एक बीस्ट क्रिएचर भी है। लगता है ये हमारे काफी काम आ सकता है। एरियाना उससे पूछती है क्या तुमने उन सभी के बेस के बारे में पता किया? अरे हाँ, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। वो सारे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पर हमें बाकी की एल्फ्स भी मिल जाएंगी। अब ऐसी इन सभी की बातें चल रही होती हैं। तभी आर्क ये कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब भी ये दोनों उसी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। डैनका ये कहता है क्या हम उस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं? अरे हाँ बिल्कुल। और भाई इस तरफ आर्क ने काफी सारा खाना खरीद लिया है और वो पोंटा के साथ बैठकर इसे मजे से खा रहा होता है। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं कि हमें इन सभी को लेकर सुबह जाना है, हम सारे यहाँ से आजाद हो जाएंगे, कोई न कोई वॉरियर आकर हमें बचा लेगा। वॉरियर और यहाँ पर कभी भी नहीं। रात के टाइम में ये सारे भी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। एरियाना आर्क से कहती है क्या तुम मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हो? अरे हाँ, काफी आराम से। और वो इन दोनों को लेकर शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और इन दोनों को लेकर वहीं पर आ जाता है। एरियाना भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है कि आर्क सच में काफी टैलेंटेड है। अब वो इस विंडो से अंदर जाने का ट्राई करती है जिससे उसे काफी दिक्कतें आ
आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके पोंटा के साथ आराम से अंदर आ जाता है। अभी ओए तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ऐसे भी अंदर आ सकते हैं। अभी सारे चलते हुए एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ये सारे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे लोग मरे हुए हैं और इन सभी के गले कटे हुए हैं। आर्क ये समझ जाता है कि पक्का ये कुछ टाइम पहले ही हुआ है। डैन का ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई और भी है, तो हम तीनों को अलग होकर सर्च करना चाहिए। तो लो भाई, आर्क अपने डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके इस कमरे के सामने आ जाता है और वो इसके होल से अंदर देख रहा होता है और तभी अंदर चला जाता है। पर तभी अचानक से उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आर्क इन सारे अटैक से काफी आराम से बच जाता है और वो ये देखता है, क्या एक निंजा? तुम ये बात कैसे जानती हो कि मैं एक निंजा हूँ? अरे यार, अब मैं इसे कैसे बताऊँ? लेकिन तभी वो पोंटा को इसके साथ देखती है और वो ये कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं है और मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि तुम यहाँ पर एल्व्स को बचाने के लिए आई हो। क्या तुम भी यहाँ पर इसी काम के लिए आई हो? और वो आर्क को एक डॉक्यूमेंट देकर ये कहती है कि तुम्हें सारी की सारी एल्व्स नीचे मिल जाएंगी। अभी ये है क्या, किसी खजाने वजाने का नक्शा है क्या? वो यहाँ से जाने से पहले पोंटा को भी कुछ खाने के लिए देती है और यहाँ से निकल जाती है। अरे यार, कम से कम मैं उसका नाम तो पूछ लेता। और इस स्पिरिट क्रिएचर के साथ रहना काफी फायदेमंद है क्योंकि सारे लोग मुझे काफी आराम से पहचान लेते हैं। वो इस डॉक्यूमेंट को लेकर इन दोनों के पास आ जाता है जो कि एल्फ को खरीदने का एक डॉक्यूमेंट होता है और वो दोनों इसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। इससे उन्हें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस सबके पीछे डिएंटो का लॉर्ड है। और आर्क उनसे कहता है कि सारी एल्फ्स नीचे हैं और 2 लॉर्ड के कासल में। पर तुम ये सारा कुछ कैसे जानते हो? आर्क उनसे कहता है कि मेरी फाइट एक निंजा के साथ हुई थी और उसी ने मुझे ये सारा कुछ बताया है। लेकिन तभी अचानक कुछ बंदे यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन एरियाना काफी आराम से इन सभी को लपेट देती है। फिर ये सारे अंडरग्राउंड आ जाते हैं जहाँ पर वो सारी की सारी एल्फ्स हैं। आर्क इन सभी को बाहर निकालता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को काफी दूर ले आता है। साथ ही में वो इन सभी के माना ईटर कॉलर्स को भी गायब कर देता है। डैन का ये देखकर काफी चौंक जाता है कि इस इंसान ने सीलिंग कर्स को काफी आराम से तोड़ दिया। ये सारी एल्फ्स आर्क को थैंक यू कर रहे होते हैं। डैन का ये कहता है कि मैं इन सभी को लेकर घर जा रहा हूँ, यानी कि उसने अब ये सारा का सारा काम इन दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। और फिर हमें सामने लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो बची हुई एल्फ्स हैं। तभी अचानक से यहाँ पर टूटा फूटी होनी शुरू हो जाती है और फिर हमें उसी निंजा को दिखाया जाता है जिसके साथ एक और बंदा है। वो ये कहती है कि वो नाइट पहले से ही जानता था कि मैं एक निंजा हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। फिर हमें इस कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस लॉर्ड ने दोनों ही एल्फ्स को पकड़ा हुआ होता है और वो अपने लड़के यानी कि उडोलन से ये कहता है कि तुमने उन लोगों से पंगा क्यों लिया और पिटने के बाद तुम वापस कैसे आए। ये अपने बेटे के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और ये कहता है कि देखो इन्हें ऐसे हैंडल करते हैं। इस तरफ ये दोनों भी कासल की ओर निकल गए हैं। एरियाना ये बताती है कि मुझे पता है कि वो लॉर्ड कहाँ पर होगा। जैसे ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो इनके सामने काफी सारे गार्ड्स होते हैं, तो आर्क इनके ऊपर अटैक करके यहाँ से भाग जाता है और साथ में एरियाना भी। लॉर्ड को भी इस बारे में खबर मिल जाती है कि कुछ लोग कासल में घुस चुके हैं। ये बंदा अभी सारी बातें बता ही रहा होता है, लेकिन तभी आर्क दीवार तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। लॉर्ड उसी पूछता है तुम कौन हो? मैं हूँ शहंशाह यानी कि आर्क। उडोलन तो इन दोनों को देखते ही यहाँ से कल्टी मार लेता है। अबे ओए चपड़ गंजुओ, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? पर तभी एरियाना उसकी गोटियों पर एक जोरदार लात मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? और इस तरफ आर्क को देखते ही उडोलन की फटनी शुरू हो जाती है और वो देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। अय्यो अम्मा। आर्क के हाथ से यहाँ पर एक छेद हो जाता है जिससे उन्हें एक हिडन रूम के बारे में पता लगता है। लॉर्ड उनसे कहता है तुम ये सारा कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बाद में पछताओगे। ये सुनते ही एरियाना उसके ऊपर भड़क जाती है और उसके बम्स पर लात मारना शुरू कर देती है जिससे उसके बम्स सूज जाते हैं। यहाँ तक ये दोनों एल्फ्स भी उसे मारने के लिए काफी गुस्से में होती हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन एरियाना पलक झपकते ही इन सारे के सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देती है और इन दोनों एल्फ से कहती है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं। इस तरफ आर्क यहाँ के सारे सोने को खाली करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी एरियाना यहाँ पर आ जाती है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनका सारा पैसा खाली कर दूं। अगर इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये काम कैसे करेंगे? अगली पल इस कासल में एक्सप्लोजन्स होने शुरू हो जाते हैं। क्या ये तुमने किया? अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद ये दोनों इस कासल से बाहर आ जाते हैं और आर्क को अपना रिवॉर्ड भी मिल जाता है जिससे वो काफी खुश है। एरियाना उससे ये पूछती है क्या तुम मेरे साथ एल्फलैंड चलने के लिए तैयार हो? ये सुनते ही आर्क के होश उड़ जाते हैं। ये तो एक फैंटेसी के जैसा है। अरे हाँ क्यों नहीं। एरियाना उसे बताती है कि वहाँ जाने से पहले उन्हें एक एल्डर से परमिशन
लेनी होगी और इसके लिए तुम्हें अपना फेस दिखाना होगा, पर मैं अपना आर्मर उतार नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? अगर मैं ये उतारूंगा तो तुम मेरे ऊपर अटैक भी कर सकती हो। अगर मैं इस चीज के लिए मना करूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद वो अपने हेलमेट को उतार देता है, जिसको देखकर एरियाना काफी शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारी फेस को क्या हुआ? मैं इसके बारे में खुद भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने आप को बस इस कंडीशन में पाया। साथ में वो ये भी सोचता है कि अगर मैंने इसे इस बारे में बता दिया कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हूँ तो इसे इस बात पर बिलीव नहीं होगा। लेकिन वो उसके सामने वो सारी बातें बता देता है जितनी वो बता सकता है। एरियाना उससे कहती है कि मैं एक एल्फ हूँ और तुम्हारे सीक्रेट्स मेरे सामने एकदम सेफ रहेंगे। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हम जिस एल्डर से मिलने वाले हैं ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास इस कर्ज का सॉल्यूशन हो। ये सुनते ही आर्क भी काफी खुश हो जाता है। तो चलो मैं भी तैयार हूँ। जिसके बाद ये दोनों ही इस डील को फाइनलाइज कर लेते हैं। आर्क ये सोचता है आज से मेरा एक न्यू सफर शुरू होने वाला है, जहाँ पर मैं अपने कर्ज को ब्रेक करने की जर्नी पर जाऊंगा। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है, जहाँ पर हम एक किंगडम को देखते हैं जिसका नाम है ओलिव। यहाँ पर ये किंग अपने दोनों ही प्रिंस से बातें कर रहे होते हैं। एक का नाम है सेक्ट और दूसरे का नाम है डार्करेस। सुनो सेक्ट, तुमने ये बात यहाँ पर मेंशन क्यों की कि उन एल्व्स को पकड़ा जा रहा है और साथ में उन्हें बेचा भी? पर डार्करेस इस पे काफी गुस्सा हो जाता है। ये सारी बातें सच नहीं है, ये तो बस रूमर्स हैं। सेक्ट उन्हें समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि ये सारे रूमर्स नहीं है, डिएंटो के लॉर्ड ने सच में ऐसा किया है। पर सेक्ट के पास इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं होते। किंग उससे कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ्स नहीं है तो हम इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। ये सारी बातें हवा में है। इनकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी बातें डार्करेस की साइड से बोल रहे हैं, लेकिन बाद में वो ये कहते हैं पर फिर भी हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे। ये सुनते ही सेक्ट भी काफी खुश हो जाता है। ये सारे इस बात को लेकर भी काफी पैनिक हो रहे होते हैं। अगर ये सारी बात सच निकली तो बाकी के एम्पायर्स इनके साथ काम करना बंद कर देंगे, यानी कि ट्रेड में काफी गिरावट आ सकती है। जैसे ही ये सारी बातें खत्म हो जाती है तो ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सीन में हम आर्क को देखते हैं जो कि डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आगे जाने का ट्राई करता है, पर वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पर एक रिवर होती है जहाँ पर ये दोनों बैठकर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं और काफी मस्ती कर रहे होते हैं। रात में ये बर्ड आकर एरियाना को सारी खुशखबरियाँ सुनाती है कि वो सारी एल्फ सही से अपने टाउन में पहुँच चुकी है। आर्क भी ये बात जानने के बाद काफी खुश हो जाता है, पर तभी एरियाना के पेट में से कुछ आवाजें आती हैं और आर्क भी जंगल में चला जाता है ताकि वो कुछ खाने के लिए ला सके। उसके जाते ही एरियाना पोंटा को छूने का ट्राई करती है, पर वो रुक जाती है और थोड़ी देर बाद पोंटा अपने आप ही खड़ा हो जाता है। जब आर्क वापस आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये दोनों काफी मस्ती से खेल रहे हैं। ये देखकर एरियाना थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है। फिर हमें दोबारा से प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अब भी सेक्ट और डार्करेस की बातों को लेकर काफी चिंता में होती है। उनकी मेड यहाँ पर आकर उनसे ये पूछती है कि आपको क्या हुआ। वो ये कहती है कि वो इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि डार्करेस इस सब के पीछे है और वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है और सेक्ट को भी शायद से इस बात पर शक है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि उन्हें लिम्बुड फैमिली के साथ एक मीटिंग करनी होगी, यानी कि एल्व्स के साथ। मेड ये कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि हम काफी लंबे टाइम बाद आपकी बहन से मिल पाएंगे। और यहाँ ये जिसके बारे में बात कर रही होती है उनका नाम है सेरियाना, जिनकी शादी लिम्बुड फैमिली में हुई है। फिर हम देखते हैं एरियाना और आर्क को जो कि फाइनली लेलोटिया में पहुंच चुके हैं, जो कि एल्फ का विलेज है। जिसके बाद ये गेट खुलना शुरू हो जाता है। आर्क ये देखकर काफी शॉक्ड था। एरियाना उसे कहती है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं एल्डर से परमिशन लेने जा रही हूँ। उसके जाते ही आर्क बाहर वेट कर रहा होता है और ऐसे ही वेट करते करते शाम हो जाती है। एरियाना भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि परमिशन मिल चुकी है। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। आर्क ये देखकर काफी शॉक था कि उसके सामने एक काफी बड़ा ट्री है। वो ये पूछता है कि ये चीज क्या है। एरियाना उसे कहती है कि हमारे एल्डर यहीं पर रहते हैं। जैसे ये दोनों आगे जाते हैं तो उनके सामने यहाँ के एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम है डिलन। वो ये कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की काफी ज्यादा हेल्प की है। उनके साइड में ही उनकी वाइफ भी खड़ी होती है जिनका नाम है ग्लेनिस। अब ये सारे एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एरियाना की मॉम ये बताती है कि मैं तो काफी लंबे टाइम से 175 साल की हूँ। एरियाना ये कहती है पर आप तो 200 प्लस हो चुकी हो। आर्क ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है कि सच में एल्फ काफी लंबे टाइम जीते हैं। अब डिलन अपनी बेटी को डांट रहे होते हैं कि उसने लॉर्ड के पैलेस पर अटैक क्यों किया। जिसके बाद ये सारे अंदर आकर इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं और डिलन को सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो ये कहते हैं पर मुझे एल्डर्स की मीटिंग में ये सारा कुछ क्लियर करना होगा कि तुमने वहाँ पर अटैक क्यों किया। ग्लेनिस भी खाना लेकर यहाँ पर आ जाती है, पर आर्क ये सोचता है कि मैं अपना हेलमेट कैसे उतारूं। डिलन उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सारा कुछ जानते हैं, तो तुम आराम से खाना खा सकते हो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क सोकर उठ चुका है, पर एरियाना
एरियाना और उसके डैड यहाँ से निकल चुके होते हैं। ये दोनों अब एक सर्कल में आ जाते हैं जहाँ पर ये सारे लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें मैपल सिटी में भेज देते हैं। इस तरफ आर्क ग्लेनिस के साथ सैर सपाटा कर रहा होता है और वो ये पूछता है कि ये जगह तो काफी बड़ी है और मेरे ख्याल से यहाँ पर काफी सारे एल्फ्स भी रहते होंगे। अरे हाँ, इस जगह पर लगभग 4000 एल्फ्स रहते हैं। आगे जाते हुए उसके सामने वही दो बच्चियाँ आती हैं जिनकी आर्क ने जान बचाई थी। वो आर्क को थैंक यू करती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। इस तरफ ये सारे एल्डर्स बात कर रहे होते हैं। एक बंदा ये कहता है कि ये एक बेवकूफी है कि उन्होंने लॉर्ड के कासल पर अटैक किया, पर उस ट्रीटी को तोड़कर शुरुआत तो लॉर्ड ने ही की थी। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि लॉर्ड के पैलेस पर अटैक करना सही था या फिर गलत। जो बड़े एल्डर होते हैं वो ये कहते हैं सबसे पहले इंसानों ने ही इस ट्रीटी को तोड़ा है, तो हमें उनके सामने झुकना नहीं चाहिए। ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं क्योंकि ये दोनों एक फ्रेंडली बैटल करने वाले हैं। ग्लेनिस ये बताती है कि उसने ही अपनी बेटी को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई है। आर्क भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक ग्लेनिस काफी तेजी से आर्क के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हारी आंखें काफी तेज है, लेकिन अब भी तुम एक छोटे बच्चे हो। इससे आर्क की भी अकल ठिकाने आ जाती है। वो ये सोचता है अगर मुझे इस वर्ल्ड में रहना है तो मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखनी होगी और मैं काफी लकी हूँ कि मुझे ये सिखा रही हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आर्क काफी बार हार रहा होता है और वो बार बार नीचे गिर जाता है। ग्लेनिस को भी इसके अंदर काफी मजा आ रहा होता है। एरियाना अपने डैड से उसी इंसिडेंट को लेकर बातें कर रही होती है। वो ये कहते हैं अभी तुम ये सारी बातें छोड़ो और मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि इवेंस की शादी हो रही है। क्या उसकी भी? तभी एक लड़की भागते हुए आती है और एरियाना को गले से लगा लेती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इवेंस है, यानी कि एरियाना की एक और बहन। डिलन भी इन दोनों बहनों की जुगलबंदी देखकर यहाँ से निकल जाते हैं। इवन अपनी बहन से कहती है कि तुमने सारी एल्फ्स की जान बचाई, तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हो। एरियाना उससे ये पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। अरे हाँ, एकदम सही बात है। अब उसकी बहन एरियाना को छेड़ने लग जाती है। क्या तुम्हारी नजर में भी कोई है? अरे नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पक्का कोई न कोई है। तो वो कौन है? फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्क अपने डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके ग्लेनिस पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर वो काफी फास्ट होती है और आर्क को दोबारा से नीचे गिरा देती है। जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। ग्लेनिस उसे कहती है कि मैं काफी थक चुकी हूँ तो मैं नहाने जा रही हूँ और हाँ, तुम भी पोंटा को वॉश कर सकते हो। तो लो भाई, आर्क भी आराम से आकर पानी में लेट जाता है और साथ में पोंटा को भी वॉश कर देता है। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तो मैं पहली बार नहा रहा हूँ। एरियाना भी जैसे ही कपड़े उतार कर यहाँ पर नहाने वाली होती है, तभी अचानक वो ये देखती है कि सामने एक स्केलेटन है और इससे वो काफी डर जाती है। आर्क उससे कहता है अरे ओए, ये कोई और नहीं है, ये मैं हूँ आर्क। लेकिन भाई उसके फटका पड़ जाता है। अब अगली सीन में उसकी मॉम ये कह रही होती है तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? एरियाना उनसे कहती है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिलन उन सभी से ये बताते हैं कि काउंसिल ने ये ऑर्डर दिया है कि उन सभी लोगों के बारे में जानकारी को गैदर किया जाए जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं और साथ में एल्स को छुड़ाने का काम भी जारी रहेगा। और आर्क, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ एरियाना के लिए ताकि तुम उसे असिस्ट करो। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दे सकता, पर वो उसे एक काफी इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं जिससे उसका कर्ज दूर हो सकता है। और ये एक स्प्रिंग है जो कि लॉर्ड क्राउन के पास में है। आर्क ये पूछता है कि लॉर्ड क्राउन क्या है? वो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड में काफी सारे ड्रैगन्स रहते हैं और जो ग्रेट ड्रैगन है उन्हें ड्रैगन लॉर्ड कहा जाता है। वो आर्क को ये भी समझाते हैं कि लॉर्ड क्राउन एक काफी बड़ा ट्री है जहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड रहते हैं। यहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिससे तुम्हें फायदा हो सकता है। एरियाना ये कहती है कि वहाँ पर ड्रैगन भी आसपास हो सकता है और अगर हमने गलती से किसी स्पिरिट को ऑफेंड किया तो हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। आर्क ये पूछता है कि हम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकते। एरियाना ये बताती है कि इंसानों के लिए वहाँ से जिंदा वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर हम एल्फ परमिशन लेकर वहाँ पर जाएंगे तो वो हमें आने देंगे। ये कर्स वाली चीज मैंने ही गेम में अपने लिए बनाई थी, लेकिन आज ये मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। जब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो आर्क उनको थैंक यू करता है। ग्लेनिस भी खाना लेकर यहाँ पर आ जाती है। आर्क ये कहता है कि कल से हम एक न्यू जर्नी पर जाने वाले हैं। अब रात में लेटे हुए आर्क ये सोचता है कि सच में मेरी बॉडी के ऊपर कोई कर्स है, लेकिन मेरे पास तो एंटी कर्स स्किल है। अगर मैं उसका इस्तेमाल अपने ऊपर करता हूँ तो शायद से ये कर्स ब्रेक हो सकता है। और जैसे वो इसे ट्राई करता है तो उसका हाथ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जा माइला, ये तो काम करता है, पर
पर फिर उसका हाथ दोबारा से वैसे ही हो जाता है। आर्क दोबारा से उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बार बार ऐसा ही हो जाता है। अगली सुबह ये दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर इन्हें वो लोग मिलने वाले हैं जिनका नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में है। आर्क भी ये सारा कुछ समझ जाता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक कर्ज की वजह से है जिसे ब्रेक किया जा सकता है। एरियाना भी उसे देखकर ये समझ जाती है कि पक्का आर्क किसी दिक्कत में है। और अभी दोनों एक रिवर के सामने आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़े बड़े बग्स होते हैं जो कि आर्क को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो यहाँ से भाग जाता है और एरियाना उसके पीछे पीछे। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एरियाना उससे पूछती है, क्या तुम्हें सच में बग से डर लगता है? अगर वो इतने बड़े होते हैं तो डर तो लगना ही है। ये दोनों इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो वहाँ तक कैसे जाएंगे, कैरेज से या फिर जंगल से होते हुए। तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो ये कहती है, अगर तुम जंगल से जाने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर काफी खतरा है क्योंकि वहाँ पर हॉन्टेड वुल्व्स हैं। एरियाना उनसे ये पूछती है, क्या वो वहाँ पर पहले से ही हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो कुछ टाइम पहले से ही वहाँ पर देखे जा रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी मेड के साथ कहीं पर जा रही होती हैं और यहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि उनके ऊपर नजर बनाए हुए है। एरियाना और आर्क जंगल से ही जाने का डिसीजन बना लेते हैं और जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी एक वुल्फ इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे आर्क इसे काटता है तो ये एक इल्यूजन होता है और आर्क ये समझ जाता है कि ये सारे झुंड में अटैक करते हैं और इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक साथ काफी सारे वुल्फ्स आर्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें काट रहा होता है। लेकिन काटते काटते वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये सारे इल्यूजन्स हैं। एरियाना भी उन्हें हराने के लिए अपने फायर और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है जिससे वो काफी सारे रियल वुल्फ्स को भी जान से मार देती है। आर्क भी ये चीज देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो ये सोचता है इन सभी को हराने के लिए इनके लीडर को हराना काफी जरूरी है। अब वो अपने डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये वुल्फ उसके अटैक से काफी आराम से बच जाता है। और आर्क ये नोटिस करता है कि इसके पैर में भी वही रिंग है और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस रिंग को तोड़ देता है, जिससे ये वुल्फ थोड़ा सा फ्री फील करता है और अपने साथियों को बुलाकर यहाँ से निकल जाता है। एरियाना उसके पास आकर उससे पूछती है कि ये क्या चीज है। तभी वो रिंग अचानक से ही गायब हो जाती है। मैंने ऐसी ही रिंग पहले भी देखी थी जब मैं उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। एरियाना ये कहती है, कहीं इस रिंग में ही कोई लोचा तो नहीं है? मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर हमें दोबारा से प्रिंसेस को दिखाया जाता है। उनकी मेड उनसे ये पूछती है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप चिंता में हो। ये मिशन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मेरे डैड चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी चिंता है। पर तभी इन्हें एक जोर का झटका लगता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर आर्क बैठा हुआ ये सोच रहा होता है कि मैंने एरियाना की मॉम से काफी कुछ सीखा है, लेकिन अब भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे सीखनी बाकी हैं। लेकिन तभी पोंटा को कुछ सेंस होता है और वो यहाँ से भाग जाता है। अब आर्क भी उसका पीछा कर रहा होता है। इस तरफ प्रिंसेस के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और जैसे उनकी मेड बाहर जाती है तो ये बंदा उन्हें भी जान से मार देता है। ये देखकर प्रिंसेस भी काफी शॉक्ड हो जाती हैं और एक शॉट उनकी छाती के भी आर पार हो जाती है। अभी सारे लोग खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा ये कहता है कि ये सारा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये काम बैंडिट्स ने किया है। पोंटा आते ही इस बंदे के चेहरे पर चिपक जाता है और ये उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे एक बंदा इसे मारने वाला होता है तो आर्क पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे भाई रुक जा, मैं भी यहीं पर हूँ। ये सारे लोग आर्क को हराने के लिए पीछे से फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर आर्क को इससे कुछ भी नहीं होता। वो ये सोचता है अगर सच में ये गेम होती तो मैं किसी को भी आराम से रिवाइव कर पाता। अगली पल यहाँ पर काफी सारे हॉन्टेड वुल्व्स आ जाते हैं जो कि इन सारे बंदों को मारना शुरू कर देते हैं। अब आर्क भी इन सभी के साथ मिल जाता है और इन सारे के सारे बंदों को काफी आराम से मार देता है, जिसके बाद ये सारे हॉन्टेड वुल्व्स यहाँ से चले जाते हैं। अब आर्क प्रिंसेस को बचाने के लिए रीजनरेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो रिवाइव हो जाती हैं और साथ में मेड भी बच जाती है। लेकिन जैसे आर्क सोल्जर्स को बचाने का ट्राई करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उन सभी के घाव काफी ज्यादा होते हैं, तो वो सारे मारे जाते हैं। अब जैसे ही प्रिंसेस की आंख खुलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने एक एंजल है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस को होश आ चुका है, लेकिन वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और कुछ सोल्जर्स मारे जा चुके हैं पर कुछ अब भी जिंदा हैं। जिसके बाद वो अपने सारे साथियों से कहती है कि हम सारे मारे जा चुके थे और हमें गॉड ने बचाया है।
तो हमें आगे बढ़ना होगा और हम सारे लिम्बुड जा रहे हैं। ये सारा कुछ खड़े हुए आर्क भी पीछे से देख रहा होता है, जिसके बाद वो एरियाना के पास आ जाता है और अब फाइनली ये दोनों ओलव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो ये देखते हैं कि सामने कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो ये कहती है, अबे ओए तुम सारे एक साथ आ जाओ, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर एरियाना उसको रोक लेती है, जिसके बाद ये लड़की सारे के सारे गुंडों को काफी आराम से सबक सिखा देती है और आर्क को काफी गौर से देख रही होती है, जिससे आर्क की काफी ज्यादा फट जाती है। वो ये कहती है, तुम्हें दोबारा से देखकर काफी खुशी हो रही है और तुम्हारा डिएंटो वाला मिशन कैसा रहा। आर्क भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, अबे ओए ये है कौन और मुझे कैसे जानती है। पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है कि ये तो वही निंजा है जो कि उसे डिएंटो में मिली थी। अब ये लड़की आर्क के पास आ जाती है और उससे ये कहती है कि तुमने उन एल्स को बचाकर काफी अच्छा काम किया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एरियाना ये कहती है कि ये लड़की कौन है। आर्क उसे ये सारी बातें समझाता है कि ये वही लड़की है जिसने डिएंटो में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वैसे इसका नाम है, मेरा नाम है चियोमे। वो ये बताती है कि वो जिनशिन क्लैन के 6 निंजा में से एक है। जैसे आर्क ये बात सुनता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है और ये पूछता है कि इसका मतलब क्या है। चियोमे उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि जिन का मतलब है ब्लेड और शिन का मतलब है हार्ट। जिसके बाद ये सारे एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और आर्क उसे ही देख रहा होता है। वो ये सोचता है कि जिनशिन इसका मतलब तो एक शिनोबी हुआ, तो क्या ये लड़की एक शिनोबी है। अब उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की एक निंजा है, जिससे वो काफी खुश हो रहा होता है। एरियाना उसे बुलाती है, अरे हाँ क्या हुआ। अब ये सारे एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। चियोमे आर्क से ये पूछती है कि तुमने मुझे निंजा क्यों कहा था। वो मन में ये सोचता है क्योंकि तुम एक निंजा हो। चियोमे इस बात से काफी हैरान होती है कि इस नाम के बारे में सिर्फ उनके क्लैन वालों को ही पता है, न कि किसी और को। एरियाना उससे ये पूछती है कि तुम आर्क से क्या बातें करना चाहती थी। वो ये बताती है कि मेरे साथी कुछ बीस्ट हैं जो काफी दिक्कतों में हैं और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। आर्क ये सोचता है, लगता है इन दोनों के मिशंस काफी एक जैसे हैं। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें उन बंदों के नाम बता सकती हूँ जिनके नाम कॉन्ट्रैक्ट में है। अब आर्क ये सोचता है, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही एरियाना की हेल्प कर रहा हूँ। एरियाना उससे ये पूछती है, क्या तुम बचपन से ही अपने साथी को बचाने के लिए प्रैक्टिस कर रही हो। वो ये कहती है कि जब से वो छोटी थी तभी से वो ट्राई कर रही है कि वो अपने लोगों की हेल्प कर पाए। ये बात सुनने के बाद एरियाना को ऐसा लगता है कि वो भी बिल्कुल उसी के जैसी है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। इस तरफ डार्करेस काफी गुस्से में होता है, आखिरकार उन हॉन्टेड वॉल्स ने ऑर्डर लेना बंद क्यों कर दिया। ये बंदा कहता है शायद किसी ने उनकी रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। डार्करेस को इस बात की काफी चिंता हो रही होती है कि यूरियाना अब भी जिंदा है। मालिक आप चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कहीं वो एल्स तक ना पहुंच जाएं। मालिक मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग आपको भी मारना चाहते हैं, तो बेटर यही होगा कि आप भी एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। और डार्करेस यहाँ से निकल जाता है। फिर हमें इन सभी को दिखाया जाता है जो कि जाते हुए बातें कर रहे होते हैं। आर्क चियोमे से उनके क्लैन के फाउंडर के बारे में पता करता है। वो ये बताती है कि वो एक ह्यूमन थे। आर्क ये सुनते ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मतलब कि वो इंसान भी एक जापानीज था। अगली पल ये सारे एक जगह पर आ जाते हैं जिसका नाम है एडजेट मार्केट, और ये एक काफी बड़ी स्लेव मार्केट है जिसके अंदर काफी सारे बीस्ट को कैद किया हुआ है। यहाँ तक कि काफी सारे मारे भी जा चुके हैं। ये सारे भी बाहर खड़े होकर इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर अटैक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अटैक करना और यहाँ से भागना दोनों एक साथ इम्पॉसिबल है। चियोमे ये बताती है कि उसके साथी ऑलरेडी ही यहाँ पर आ चुके हैं, और वो ये कहती है अगर हम 10 को सैक्रिफाइस करके 100 की जान बचा सकते हैं तो वो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। आर्क उससे ये कहता है वैसे मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर चियोमे काफी हैरान हो जाती है, अरे वाह ये तो कमाल की बात है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये एक तरह का निंजुत्सु है। आर्क कहता है अरे नहीं ये वो नहीं है। ये सारी बातें होते ही चियोमे यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो जाती हुई ये बताती है कि अटैक आज रात होने वाला है और अगर तुम कोई तैयारी करना चाहती हो तो तुम वो कर सकते हो। अब ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं और आर्क को ये खाना काफी पसंद आ रहा होता है। एरियाना उससे कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बग्स काफी टेस्टी हैं, क्यों है ना। हाँ वैसे मजा तो आ रहा है। रात में ये दोनों अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर आर्क ने एक मास्क पहना हुआ होता है। वो ये कहता है कि मैंने इसे 13 गोल्ड कॉइन्स पे खरीदा है, लग रहा हूँ ना मैं एकदम सलमान खान। लगता है किसी ने तुम्हारा सी काट दिया है क्योंकि ये मास्क काफी क्रीपी है। अरे ऐसा मत बोलो, देखो ये अच्छा लग रहा है, क्यों है ना पोंटा। उसके मना करते ही आर्क का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो। तभी चियोमे यहाँ पर आ जाती है और उसके साथ उसका एक साथी होता है जिसका नाम है जियोमॉन, और ये भी उसी निंजा क्लैन के 6 निंजा में से एक है। जैसे आर्क इस बंदे का नाम सुनता है तो वो ये समझ
समझ जाता है कि इसका नाम किस पर रखा गया है। तभी जियोमॉन आर्क के पास आ जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिसको देखकर ये दोनों लड़कियां काफी शॉक्ड हो जाती हैं। लेकिन अगली पल ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते हैं। हम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हैं, क्यों है ना भाई? अरे हाँ भाई। इन सभी का प्लान भी रेडी हो चुका है, जिसमें आर्क और जियोमॉन सामने से अटैक करने वाले हैं और ये दोनों लड़कियां पीछे से। ये दोनों काफी गुस्से में सामने की तरफ से जा रहे होते हैं। गार्ड्स भी इन्हें देखकर काफी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन तभी जियोमॉन दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है। सारे के सारे गार्ड्स इनके ऊपर अटैक करते हैं, पर ये उन्हें काफी आराम से ठिकाने लगा देते हैं। आर्क भी इन सारे सोल्जर्स के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो इन्हें डराने के लिए जोर जोर से हंसता है। हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। जियोमॉन की बॉडी भी एकदम सॉलिड होती है। इन सभी के अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। असल में ये सारा कुछ कोई मैजिक नहीं है, ये है निंजुत्सु। आर्क भी उससे कहता है, लगता है तुम्हारा निंजुत्सु और मेरा मैजिक एक साथ मिल चुके हैं, जिससे काफी तबाही हो रही है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर एरियाना और चियोमी पीछे के दरवाजे से अंदर एंट्री मार लेती हैं। अब जैसे ही ये सारी बातें डार्कनेस को पता लगती है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो सभी से ये कहता है कि तुम सारे जल्दी से इकट्ठे हो जाओ और वहाँ पर जाओ, देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें दोबारा से मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ की हालत काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि आर्क और जियोमॉन के अटैक काफी दमदार हैं। ये दोनों भी पीछे के रास्ते से अंदर जाने का ट्राई करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता। पर वो ये देखती है कि यहाँ का दरवाजा बंद है। चियोमी एक पिन का इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे को काफी आराम से खोल देती है और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। जैसे ही इन दोनों के सामने कुछ गार्ड्स आते हैं तो चियोमी अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को ठिकाने लगा देती है। एरियाना भी इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं, तो एरियाना भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को निपटा देती है। ऐसे ही सभी को ठिकाने लगाते हुए ये दोनों अंदर तक पहुँच जाती है, जहाँ पर काफी सारे बीस्ट हैं। चियोमी उनसे कहती है कि मेरा नाम है चियोमी, और वो इन सभी को आजाद कर देती है। इस तरफ आर्क भी एकदम सही है और वो जियोमॉन को आवाज लगा रहा होता है, अरे हाँ मैं भी एकदम सही हूँ। एरियाना और चियोमी भी यहाँ पर आ जाती हैं। वो ये बताती हैं कि सारे के सारे बीस्ट एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन अब भी कुछ बीस्ट बाकी हैं जो कि सामने उस बिल्डिंग में हैं। जियोमॉन ये कहता है कि तुम सारे वहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। अभी सारे अंदर आते हुए सारे के सारे सोल्जर्स को मौत की घाट उतार देते हैं और साथ ही में सारे बीस्ट को भी आजाद कर देते हैं। पर जैसी चियोमी एक प्रिजन में जाती है तो उसे काफी गंदी स्मेल आ रही होती है, और जैसी वो यहाँ से कपड़ा हटाती है तो यहाँ पर काफी सारे बीस्ट मरे हुए होते हैं, जिनको देखकर वो काफी चौंक जाती है। यानी कि जो बीस्ट इंजर्ड थे और जिन्हें बेचा जा नहीं सकता था वो सारे मार दिए गए। चलो एक काम करते हैं, पहले इन सभी को बाहर निकालते हैं। अब वो जल्दी से अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को बाहर ले आता है और बाद में वो जियोमॉन के पास पहुंच जाता है, जिसके सामने काफी सारे सोल्जर्स हैं। अब ये दोनों फिर से अपने मैजिक को कंबाइन करते हैं और यहाँ पर तहलका मचाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों भी दूर से खड़ी हुई इस पूरे नजारे को देख रही होती हैं। अब आर्क और जियोमॉन भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने साथ में काफी सारे मरे हुए बीस्ट को भी लेकर आते हैं। एरियाना इन सभी की बॉडीज को जलाकर इनकी सोल्स को आजाद कर देती है। यहाँ पर डार्कनेस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मुझे उसके बारे में अब तक रिपोर्ट्स क्यों नहीं मिली? मालिक, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा मतलब क्या है? और वो इसके पेट में स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिससे डार्कनेस यहीं पर मारा जाता है। और ये सारा काम करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेक्ट है। यहाँ तक कि उसके पास यूरी का भी नेकलेस होता है। ये बंदा उससे कहता है यूरियाना भी जान से मारी जा चुकी है, ये हमारे लिए काफी परफेक्ट टाइमिंग है। तो चलो सभी को ये बताते हैं कि डार्कनेस ने यूरियाना को जान से मार दिया। तो चलो फिर अब से रोडन किंगडम का थ्रोन मेरा हुआ। अब ये सारे दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब ये दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे की तारीफें भी करते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, मेरा भाई मेरा भाई। अब अगले सीन में ये सारे एक नाव की सवारी कर रहे होते हैं। आर्क उससे पूछता है कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है? वो ये बताती है कि वो एक हिडन विलेज में जा रहे हैं और साथ में वो आर्क को वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देती है जिसका उसने वादा किया था। फिर हमें लिम्बुड किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर एरियाना भी पहुँच चुकी है और उसकी बहन उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद ये सारे अंदर आ जाते हैं और उसकी बहन यूरियाना को ये सारी बातें बताती है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और इस सब के पीछे डार्कनेस था जो कि मारा जा चुका है। ये सुनते ही यूरियाना काफी शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक यूरियाना भी इस बात को नहीं जानती कि उसके ऊपर अटैक किसने करवाया था। उसकी बहन ये कहती है कि चलो इसके बारे में डैड को बता देते हैं कि तुम अभी जिंदा हो। यूरियाना इस चीज के लिए मना कर देती है, मैं ये जानती हूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और मुझे एल्फ से बात करनी होगी, तुम मेरा साथ दो।
फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चियोमी ने इन दोनों को ये बताया था कि जो भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं वो बाकी की एल्व्स को लेकर एक एम्पायर के अंदर गए हैं जिसका नाम है होली रेवलॉन एम्पायर। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर ये दोनों उसी एम्पायर की तरफ जा रहे होते हैं। आर्क ये सोचता है कि पता नहीं वो एम्पायर कैसा होगा, क्योंकि जब से एरियाना ने इस एम्पायर का नाम सुना है तो वो काफी खामोश हो चुकी है। और ये रहा वो होली रेवलॉन एम्पायर जहाँ पर एक बंदा यहाँ के प्रिंस को ये बताता है कि डार्करेस मारा जा चुका है और ये काम सेक्ट का है। क्या सच में डार्करेस मारा गया मेरे रिंग्स प्रोवाइड करने के बाद भी? और यूरियाना का क्या हुआ? क्या वो अब भी जिंदा है या फिर मारी जा चुकी हैं? वो तो मारी जा चुकी हैं क्योंकि अटैक के दौरान वुल्व्स के रिंग टूट चुके थे, पर उन्हें किसी और ने मारा है। यहाँ का प्रिंस जिसका नाम है डोमिटियनस वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से ये काम सेक्ट का हो सकता है और उसने सारा इल्जाम डार्कनेस पर लगा दिया। वो तो सच में काफी चालाक निकला। वैसे वो इंसान पूरे एम्पायर को खत्म करना चाहता है और उसका प्लान रेडी है, तो मैं भी उसका प्लान देखना चाहूंगा। फिर हम ये देखते हैं कि आसमान में काफी सारे ड्रैगन्स उड़ रहे हैं और जमीन के अंदर से एक काफी खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलता है जो इन ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देता है। और ये सारा नजारा दूर से खड़ा हुआ एक बंदा देख रहा होता है जो काफी क्रीपी स्माइल करता है। अब ये दोनों भी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये सारे के सारे ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं। एरियाना ये बताती है कि ये कोई ड्रैगन्स नहीं है, ये है वाइवर्न्स, और इन्हीं की वजह से ये विस्परिंग फॉल उड़ नहीं रहे हैं और ये डैंका को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही आर्क सीधा नीचे कूद जाता है और वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे ये सारे के सारे वाइवर्न्स को झटका दे रहा होता है और साथ में इन सभी को भी। ये तुम क्या कर रहे हो? इस अटैक की वजह से सारे के सारे वाइवर्न्स यहाँ से भाग जाते हैं, पर एरियाना और इन सभी की हालत भी काफी गंदी हो जाती है। आर्क उनसे ये कहता है, अरे ओए तुम्हें क्या हुआ? अब ये दोनों एक होटल में आ जाते हैं। एरियाना उससे कहती है कि अगली बार जब भी तुम ऐसा अटैक करो तो प्लीज मुझे वार्न कर देना, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद वो मैप को बाहर निकाल कर एम्पायर तक जाने का रास्ता देख रही होती है, पर यहाँ पर रास्ता सही से मेंशन नहीं होता। आर्क उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम काफी अजीब सा बिहेव कर रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उस एम्पायर में जाना नहीं चाहती क्योंकि ये जगह एल्व्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ। एरियाना उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बंदे का नाम है कार्सी और यहाँ पर सारे के सारे लोग इसको जानते हैं। एरियाना इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो रही होती है कि एक एल्फ पिछले 10 सालों से इंसानों के साथ रह रहा है। कार्सी ये कहता है कि इंसान और एल्फ एक साथ रह सकते हैं। आर्क उससे ये पूछता है, पर तुम्हें हमसे क्या काम है? वो ये कहता है कि वैसे तो मैं डीमन बीस्ट की बॉडी को स्टडी करता हूँ, लेकिन अब एक डीमन बीस्ट है जिसकी बॉडी मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। आर्क ये कहता है, तो इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि ये काम तुम्हारे लिए हम करें? अरे हाँ, एकदम सही कहा। एरियाना इस चीज के लिए मना कर देती है, लेकिन तभी कार्सी उन्हें एक मैप दिखाता है और ये उसी जगह का है जहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी काफी जरूरत है। अब इन सभी के बीच में ये डील फाइनलाइज हो जाती है और ये कल सारे टाउन के मेन गेट पर मिलने वाले हैं। ये बोलते ही कार्सी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आर्क एक माल्टे का बैरल लेकर अपने रूम में आ जाता है और आराम से इसे पी रहा होता है। वैसे हमारे पास फ्रूट जूस भी है, तुम वो पी सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ? मैं भी इसे पी सकती हूँ। अब ये दोनों इस माल्टे को पी रहे होते हैं और दोनों ही काफी खुश होते हैं, जैसे कि ये दोनों स्वर्ग में आ चुके हों। लेकिन जब ये सारा माल्टा खत्म हो जाता है, एरियाना आर्क से कहती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और ला कर दो। आर्क ये कहता है कि चलो बस करते हैं, और वो इसे मारना शुरू कर देती है। जैसे ही ये सारी आवाजें नीचे जा रही होती हैं, तो यहाँ की ऑनर को ऐसा लगता है कि वो दोनों रूम में कुछ न कुछ कर रहे हैं। वो बार बार बस एक ही बातें कर रही होती है कि ह्यूमन और एल्व्स एक साथ नहीं रह सकते, और उनके रूम में काफी जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो एरियाना अपने फायर मैजिक से आर्क को भून देती है। अरे ओए, ये मैं हूँ। नीचे आने के बाद ये ऑनर उनसे कहती है, लगता है तुमने रात भर काफी मस्ती की है। एरियाना आर्क को पकड़कर उससे ये कहती है कि हमने कुछ भी नहीं किया, तुम बोलो। अगली सीन में दोनों कार्सी के पास आ जाते हैं। वो ये कहता है, तुम्हारी आवाजें कल रात पूरे टाउन में गूंज रही थी। ये सुनते ही एरियाना को काफी गुस्सा आ जाता है, इसकी भैंस की टैट। अब ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं, पर एरियाना की हालत अब भी काफी खराब हो रही होती है क्योंकि पीछे वाले कैरेज में पता नहीं क्या होता है जिसके अंदर से काफी बदबू आ रही होती है। कार्सी ये बताता है कि वहाँ पर मरे हुए गॉब्लिन्स हैं जिनको मैं सैंड वॉर्म के चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूँ। यानी कि ये सारे उसी सैंड वॉर्म को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। कार्सी का साथी इन दोनों को एक ड्रिंक देता है। अरे यार, इसको पी लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर आराम से उतर जाएगा। एरियाना
एरियाना जैसे ही इस टी को पीती है तो उसे ये काफी अच्छी लगती है। कार्सी अब इन सभी को सैंड वॉर्म के बारे में बताना शुरू करता है कि वो 5 मीटर तक लंबे होते हैं और दिन में जमीन के अंदर रहते हैं और रात में खाना ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये सारे ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एरियाना ये नोटिस करती है कि उनके पीछे वाले सारे कैरेजेस गायब हो चुके हैं। तभी अचानक से उन सभी के सामने एक काफी बड़ा सैंड वॉर्म आ जाता है। आर्क ये कहता है कि ये तो सच में काफी बड़ा है। एरियाना उसके ऊपर फायर अटैक करती है जिससे इस सैंड वॉर्म को कुछ भी नहीं होता और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि फायर तो इसकी वीकनेस थी तो इसे कुछ भी कैसे नहीं हुआ। वो जैसे ही एरियाना पर अटैक करता है तो आर्क उसे बचा लेता है। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि आर्क इसके सामने हार जाएगा, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि आर्क इस सैंड वॉर्म को अचानक से ही जमीन से बाहर निकालता है और बाहर पटक देता है। इसके ऊपर लगी हुई रिंग भी अचानक से ही गायब हो जाती है, जिसके बाद ये सैंड वॉर्म पकड़ा जा चुका है और इन दोनों को इनका रिवॉर्ड मिल जाता है। एरियाना अब भी थोड़ी चिंता में होती है। वो कार्सी से ये पूछती है कि तुम ह्यूमंस के साथ क्यों रह रहे हो। हाँ, ये बात थोड़ी सी अजीब है, पर ह्यूमंस के साथ रहना इतना भी अजीब नहीं है। ये सारे काफी अच्छे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि पक्का एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ह्यूमंस और एल्व्स एक साथ रहेंगे। वो इन दोनों को लैम्पोर्ट के किंग की कहानी सुनाता है जिन्होंने एक एल्व से शादी की थी। ये सुनते ही एरियाना काफी गुस्सा हो जाती है। क्या उन्होंने उसे फोर्स किया था? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती है, जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो ये कहता है कि यहाँ से काफी सारे लोग गायब हो रहे हैं और मैं ये जानता हूँ कि ये तुम्हारा काम है फुम्बा, क्यों है ना? मुझे जो भी खाने के लिए मिल रहा है वो बस स्लेव्स हैं और कुछ भी नहीं। ये सारी बातें छोड़ो, हमने जो प्लान किया था उसका क्या हुआ? अब वो इसे लेकर एक काफी बड़े गड्ढे के पास आ जाता है और एक लड़की को नीचे फेंक देता है, जहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है जो इसे खा जाता है। ये देखते ही ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, पर फुम्बा ये सारा कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है। अब आएगा मजा। इस तरफ ये दोनों भी होली रेवलोन एम्पायर के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और जैसे ये दोनों अंदर जाते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स हैं, यानी कि इन्हें हर कदम काफी फूक फूक कर रखना होगा, वरना काफी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। जिसके बाद ये दोनों भी अलग हो जाते हैं और सनसेट के बाद मिलने वाले हैं। इसी के बीच में इन दोनों ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया होता है, जिसके बाद सनसेट भी हो जाता है और ये दोनों मिलने वाले हैं। आर्क की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ईस्ट के फोर्ट्रेस में काफी रोने की आवाजें आती है, खासकर रात में। यहाँ तक कि टाउन से भी काफी सारे लोग गायब होते जा रहे हैं और इसकी टेरिटरी में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी देखे जा रहे हैं। जब वो एरियाना से मिलने के लिए जा रहा होता है वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ छपरी एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्क यहाँ पर आते ही इन सभी की बैंड बजा देता है और साथ में इस लड़की को भी बचा लेता है। ये लड़की उसे फटाक से हक कर लेती है, लेकिन तभी एरियाना भी यहाँ पर आ जाती है और जैसे वो इन दोनों को ऐसे देखती है तो उसका फेस काफी अजीब सा हो जाता है। ये लड़की कौन है? ये सारे गुंडे इसे परेशान कर रहे थे तो मैंने इसकी जान बचाई। एरियाना उसके पास आती है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी, तो तुम्हें घर जाना चाहिए, पर मुझे इसे थैंक्स करना है। मैंने तुमसे कहा घर जाओ, और वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम दोबारा से फुम्बा को देखते हैं। वो ये कहता है, क्या हुआ, तुम तीनों खाना लेकर यहाँ पर क्यों नहीं आए? अरे मालिक, ये नहीं लाया। अरे ये चलो कोई बात नहीं, अब तुम खाना बनो। ये बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है और ये बड़ा मॉन्स्टर इन सभी को खा जाता है। इस तरफ एरियाना और आर्क इस वाले फोर्ट्रेस को देख रहे होते हैं। एरियाना ये बताती है कि यहाँ पर काफी टाइम पहले काफी सारी एल्व्स को लाया गया था, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सारी अब यहाँ पर ना हो। लेकिन भाई एरियाना इसके अंदर जाने के लिए एकदम तैयार होती है। आर्क भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है कि तुमने तो इस इन्फॉर्मेशन को काफी जल्दी कलेक्ट कर लिया, तुम काफी कमाल की हो। हाँ, बस मैंने किसी और से हेल्प ली थी जब कोई रोड पे किसी लड़की की हेल्प कर रहा था। अरे हाँ, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। पर वो गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाती है। क्या तुम अब भी गुस्सा हो? मैं नहीं हूँ। अब अगली सीन में दोनों फोर्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बीस्ट की स्मेल आ रही होती है और सामने कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। पोंटा के डिस्ट्रैक्ट करते ही ये दोनों उसका फायदा उठाते हैं और इन गार्ड्स को निपटा देते हैं। एरियाना इस डोर को खोलने का ट्राई कर रही होती है, पर उससे ये नहीं खुलता। तभी आर्क सामने आकर इस डोर को काफी आराम से खोल देता है, क्योंकि ये एक स्लाइडिंग डोर है। अब इनके सामने काफी सारे गेट्स होते हैं, जिनको खोलकर ये अंदर जा रहे होते हैं। आर्क को भी ब्लड की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तभी इन दोनों के सामने फुम्बा आता है। वो ये कहता है, अरे ओए, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी ये एरियाना को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे ये कहता है कि तुम इसे जान से मार दो। अगली पल एरियाना
आर्क के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है। आर्क भी इससे काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर तभी अचानक फुम्बा ये नोटिस करता है कि एरियाना एक एल्फ है। लगता है मैंने जैकपॉट हिट कर दिया, अब आएगा मजा। आर्क अपने मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, पर इससे भी एरियाना को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक इल्यूजन में होती है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसे ट्रेनिंग करने के लिए कह रही होती है, तुम काफी कमजोर हो और तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रेजेंट में आर्क इसके ऊपर अनकर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर इससे भी एरियाना को कुछ भी नहीं होता और वो बार बार आर्क के ऊपर अटैक्स कर रही होती है। पर तभी अचानक वो नोटिस करता है कि एरियाना के कपड़ों में कुछ तो है और पोंटा उस चीज को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक काफी अजीब क्रिएचर होता है। आर्क अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इस क्रिएचर को काफी आराम से भून देता है, जिससे एरियाना भी बेहोश हो जाती है। फुम्बा ये कहता है तुम्हारे सेंसेस तो काफी कमाल के हैं और मैं एक मॉन्स्टर सॉर्सरर हूँ, मेरा नाम है फुम्बा। वो ये कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को बना सकता हूँ और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। आर्क ये देखता है कि इसके पास भी वही रिंग्स हैं जो कि बाकी के मॉन्स्टर्स के ऊपर लगी हुई थी। वो ये सोचता है कहीं सबके पीछे यही तो नहीं है। अरे ओए, तुम काफी जल्दी खत्म हो जाओगे क्योंकि तुम एक खाना बनने वाले हो। तभी आर्क एरियाना को साइड में रखता है और उससे ये पूछता है कि यहाँ पर 4 महीने पहले एक एल्फ का ग्रुप आया था, तो वो कहाँ पर है? वो सारे मारे जा चुके हैं, कुछ तो एम्पायर के मैजिक एक्सपेरिमेंट में और कुछ बने मेरे मॉन्स्टर्स का खाना। काफी मजा आया उन्हें मारने में। इससे आर्क को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में इस मॉन्स्टर की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। फुम्बा ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद उसके काफी सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं और आर्क एक एक करके इन सभी को काटना शुरू कर देता है। जैसे एक मॉन्स्टर एरियाना पर अटैक करने वाला होता है, तभी चियोमी यहाँ पर आ जाती है और वो अपने लिक्विड प्रिजन का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को निपटा देती है। तुम चाहे कितनों को भी जॉन से मार दो, मेरे पास काफी सारे हैं। लेकिन अगली पल इस बंदे की टाई टाई फिस हो जाती है, क्योंकि इसके सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं और ये काम इन सभी का है। यहाँ तक कि जियोमॉन भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि आर्क का चड्डी बड्डी है। ये सारा कुछ देखकर फुम्बा की फटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। आर्क चियोमी से ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये बताती है कि उसी ने ही एरियाना को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। जैसे आर्क की सारी बातें सुनता है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अब अगली पल ये पूरी जगह हिलनी शुरू हो जाती है। फुम्बा ये कहता है कि लगता है खाना काफी लेट हो चुका है और अब तुम मेरे मास्टरपीस का सामना करोगे अगर तुम जिंदा बच पाए तो। ये बोलते ही वो यहाँ से कल्टी मार लेता है। आर्क भी इन सभी को लेकर बाहर आ गया था और ये पूरी जगह टूटनी शुरू हो जाती है। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है, जिसके पास रीजनरेशन की पावर्स हैं। वो ये समझ जाता है कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये एक हाइड्रा है। चियोमी भी इसको देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये हाइड्रा काफी बड़ा है। हमें इससे फाइट करने से पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा। लेकिन तभी हाइड्रा इन सभी को नोटिस करके इनके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसको देखकर फुम्बा जोर जोर से हंस रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सारे मारे जा चुके हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुम्बा अपने एल्डर्स के सामने खड़ा हुआ होता है। वो ये कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो एम्परर के पास आ जाता है। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्टेटस और पावर्स को लेकर सवाल नहीं उठाऊंगा, पर तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि फुम्बा इस एम्परर के लिए काम कर रहा है। प्रेजेंट में वो ये कहता है कि जिसने भी मेरी बेइज्जती की है मैं उसे घुटनों पर ला दूंगा, और वो इस हाइड्रा को टाउन की तरफ भेज देता है। फिर हमें दोबारा से आर्क और चियोमी को दिखाया जाता है, जो कि अब भी जिंदा है। चियोमी इस बात से काफी हैरान हो जाती है कि आर्क ने इतने बड़े अटैक को बड़ी आराम से रोक लिया। वो ये पूछती है आखिरकार तुम कौन हो? मैं तो बस एक मर्सनरी हूँ जिसे एरियाना ने हायर किया है। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि एरियाना यहाँ पर नहीं है और वो उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन एरियाना भी एकदम सही सलामत है। वो ये कहती है कि मैं बस उस इल्यूजन की वजह से मूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने सारा कुछ देखा और सारा कुछ सुना है। अभी सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो फुम्बा को जान से मारने वाले हैं, क्योंकि फुम्बा को ऐसा लगता है कि ये सारे मारे जा चुके हैं और यही सही मौका है। आर्क को इस बात की चिंता होती है कि हाइड्रा टाउन की तरफ जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसे मैं संभालता हूँ और तुम दोनों फुम्बा को देखो। ये बंदा डोमिटियनस के पास आ जाता है। वो ये बताता है हाइड्रा अटैक करने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करने के लिए फुम्बा की एबिलिटीज की काफी जरूरत है। तो चलो फिर अब टाइम आ चुका है और देखते हैं उसके साथ क्या करना है। इस तरफ इन सोल्जर्स की हाइड्रा को देखकर फटनी शुरू हो जाती है। आर्क भी उसे रोकने के लिए अलग अलग अटैक्स को ट्राई कर रहा होता है, पर इससे हाइड्रा को ज्यादा नुकसान नहीं होता। फुम्बा की भी ये सारा कुछ देखकर काफी फट रही होती है। ये अब तक जिंदा कैसे है? आर्क को पकड़ते ही ये उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, पर आर्क भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके इससे बच जाता है। अब आर्क अपनी एडवांस क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो इस हाइड्रा के 4 सर को काट देता है।
पर ये दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। आर्क ये कहता है कि मैं बस इसे 5 मिनट तक ही कर सकता हूँ, जिसके बाद वो एक मैजिकल पोर्टल से यहाँ पर एक बीस्ट को समन कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस तरफ एरियाना फुम्बा को मारने के लिए यहाँ पर आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से जान से मार सकती हो? तुम सच में काफी कमजोर हो और काफी वीक भी। ये सुनते ही फुम्बा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एरियाना के ऊपर उन्हीं क्रीचर से अटैक करवाता है, पर एरियाना इन्हें काफी आराम से काट देती है। तभी अचानक चियो में इसकी बैक पर अटैक करके यहाँ पर बने हुए निशान को गायब कर देती है, जिससे कि ये बीस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे हाइड्रा भी इसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ये कहता है कि अब वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वो तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक कि वो सबको खत्म ना कर दे। एरियाना ये समझ जाती है कि पहले फुम्बा को खत्म करना काफी जरूरी है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस बंदे को जान से मार देती है। इस तरफ आर्क के बीस्ट ने इस हाइड्रा की चटनी बनाई होती है और वो इसे काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है, यहाँ तक कि आर्क भी उसे पटक पटक कर मारता है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस हाइड्रा को जान से खत्म कर देते हैं, यानी कि हाइड्रा मारा जाता है। जैसे ही ये सारी फाइट खत्म हो जाती है तो आर्क इन दोनों के पास आ जाता है। वो ये पूछती है कि ये चीज क्या है। वो ये बताता है कि इसे मैंने एक दूसरे डायमेंशन से समन किया है और ये कुछ टाइम के बाद वापस चला जाएगा। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस और एल्फ के लीडर की बातचीत हो रही होती है। यूरियाना उनसे कहती है, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दो। ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर इसीलिए आई हो ताकि तुम हमसे हेल्प ले सको। अगर आपने मेरी हेल्प की तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मेरा किंगडम सारे के सारे एल्व्स को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे ये डील इतनी भी बुरी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, यानी कि ये डील फाइनलाइज हो चुकी है। एरियाना आर्क से ये कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि इंसान और एल्व्स एक साथ रहेंगे। वो ये कहता है, पर आज वो दिन हमारी आंखों के सामने है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं जब से तुमसे मिली हूँ मेरी सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। चियो में भी काफी एक्साइटेड होकर ये कहती है कि ऐसा फ्यूचर जरूर से आने वाला है जब इंसान और एल्फ एक साथ रहेंगे। एक बंदा सेक्ट को ये बताता है कि मालिक वो मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। यूरियाना अब भी उसी बात को लेकर सोच रही होती है कि वो पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन अब भी वो जिंदा है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि फुम्बा मारा गया और साथ में हाइड्रा भी। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि हाइड्रा को आखिरकार मारा किसने है। ये तीनों भी आराम से बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से आर्क अपना हेलमेट उतार देता है और जैसी चियो में उसको देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। अयो अम्मा, ये क्या चीज है? ये दोनों उसे समझाने का काफी ट्राई कर रहे होते हैं कि ये बस एक कर्ज की वजह से है, लेकिन अब भी उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। एरियाना आर्क को ये बताती है कि उन्हें अभी उस जगह पर भी जाना है जहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड रहते हैं, यानी कि उस स्प्रिंग में, जहाँ से आर्क का कर्ज दूर हो सकता है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। वैसे मैं तुम्हारे निंजा विलेज भी आना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाना। और इसी के साथ हमारी ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये इस एनिमे का पहला सीजन था जो कंप्लीट हो चुका है, और जैसे इसका सेकंड सीजन आता है तो वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू हैं, फटाक से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।